देखिए 11 कॉमर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग वास्तविक बट्टा के बारे में सीख चुके थे। बट्टा वाला हो गया था पूरा, व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा वाला, ठीक है ओके। और पूर्ण भुगतान वाला ये बातें सीख चुके थे, ठीक। आज जर्नल एंट्री की कुछ और भी वैरायटीज होती है, वो मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो समझो, जैसे कुछ कुछ वैरायटी होती है, जैसे होता है संपत्तियों पर ह्रास, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास। अब हम बात करेंगे स्थायी संपत्तियों पर ह्रास। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास क्या होता है? स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति जानते हो ना, स्थायी संपत्ति भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं? हमारे व्यापार के स्थायी संपत्तियां होती है, ठीक। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, तो ये वर्ड आपके सामने आ रहा है ह्रास। तो ह्रास का मतलब होता क्या है? क्या होता है ह्रास का मतलब? ह्रास का मतलब होता है संपत्तियों के मूल्य में कमी। संपत्तियों के मूल्य में कमी, संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ह्रास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, आपके पास गाड़ी है, आपने वो गाड़ी को 70,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। 1 साल तक आप चलाते हो। अब आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या 70,000 है? आप हमेशा देखना ऑटोमेटिकली उसको आप लोग पुराने वैल्यू में क्या करते हो? आंकते हो। मैं बोलूंगा 70,000 का गाड़ी है, 1 साल चलाए, अब उसको बेचना है, कितने बेचोगे? 30-40 हज़ार में बेचोगे, ठीक है। क्यों? ज्यादा में क्यों नहीं बेचोगे? चल चुका है। अच्छा चलो 70,000 की गाड़ी खरीदे, लेकर आए घर में, चलाए भी नहीं, एक ही दिन रखे, अब बेच रहे हो, बोलो कितने बेचोगे? क्यों ज्यादा में नहीं बेचोगे? 65-60 का, थोड़ा कम करोगे लेकिन करोगे। कारण क्या है उसका? कारण यह है कि संपत्तियों, स्थायी संपत्ति का नेचर ही होता है कि स्थायी संपत्ति के मूल्य में समय के साथ क्या आती है? कमी आती ही आती है। उसी कमी को अपन क्या कहते हैं? चाहे उसको यूज करो या ना करो, उसमें कमी आएगी या आएगी। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? संपत्तियों पर ह्रास। उसी को हम लोग कहते हैं ह्रास। आई बात समझ में? संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ह्रास में रोका नहीं जाता। अब मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, आज वो गाड़ी की वैल्यू 70,000 है, 1 साल चलाए, मान लो उसकी वैल्यू 60,000 हो गई, कितनी कमी आई? 20,000 की। अच्छा 10,000 की कमी आई, कितनी कमी आई? 10,000 की क्या आई? कमी आई। अब ये कमी क्या रोकड़ के रूप में आई? क्या आपके पास रोकड़ जा रहा है? रोकड़ जा रहा है क्या? क्या जा रहा है? संपत्ति जा रहा है। क्या जा रहा है? संपत्ति। तो सुनो, ह्रास जो होता है, जब भी आप संपत्ति के मूल्य में ह्रास लगाओगे तो ह्रास एक तरह का व्यय होता है। क्या होता है? ह्रास एक तरह का व्यय होता है, हानि नहीं होता। क्या होता है? व्यय। हानि और व्यय में क्या अंतर है? कई बार अपन हानि बोलते हैं और व्यय बोलते हैं। हानि और व्यय में क्या अंतर है? व्यय का मतलब होता है कि जो हम सोच समझ के हमको पहले से पता होता है हमको करना ही पड़ेगा, वो हमारा व्यय है। अब भाई वर्करों को सैलरी देना है, आप वर्कर को रखोगे तो कंफर्म है कि वर्कर को सैलरी देना ही पड़ेगा, व्यय है, ठीक है। संपत्ति खरीद के लाओगे, संपत्ति के मूल्य में कमी आएगी, ये भी आपको पहले से क्या है? पता है। जब नया गाड़ी खरीदे थे तो आपको पता है कि भाई एक ना एक दिन क्या होगा, ये पुराना होगा, एक ना एक दिन तो कबाड़ भी होगा, इसको अपन क्या कर रहे हैं? बेचेंगे। मतलब जैसी खरीद लिया, अपन को पता है इसकी वैल्यू में क्या आएगी? कमी आएगी, फिर भी अपन क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं, है ना। तो वो जो अपन को पहले से पता होता है कि भाई इसमें हमको कमी आएगी या हानि होने वाली है, उसको अपन बोलते हैं व्यय। लेकिन हानि का मतलब क्या होता है? जब अपन को कैजुअली हो जाए, आकस्मिक हो जाए, सडनली हो जाए, अचानक हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? हानि। संपत्ति जो है मान लो क्षतिग्रस्त हो जाए, चोरी हो जाए, वो अनएक्सपेक्टेड था, क्या कहलाएगा? वो हमारे लिए हानि कहलाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहलाएगी? हानि कहलाएगी। तो देखो अब ह्रास कैसा है, क्या है बताओ? ह्रास वह है कि हानि है? वह है। तो समस्त वह क्या होते हैं? विकलन होते हैं। तो क्या होगा? ह्रास खाता विकलन, एंट्री बनेगा ह्रास खाता विकलन होगा, क्योंकि संपत्ति मूल्य में जो कमी आ रही है वो वह है, इसलिए ह्रास खाता क्या होगा? विकलन। क्या जा रहा है? रोकड़ जा रहा है? नहीं सर, संपत्ति जा रहा है। क्या जा रहा है? संपत्ति। जो भी संपत्ति जाए उसका नाम लिख देना स्थायी संपत्ति खाते से। क्या लिख देना? स्थायी संपत्ति खाते से। समझ आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ पे स्थायी शब्द क्यों इस्तेमाल किया पता है? क्योंकि जो ह्रास लगता है वो हमेशा स्थायी संपत्तियों पे लगता है, कभी चालू संपत्ति पे ह्रास नहीं लगता। समझ में आया? चालू संपत्ति क्या होता है? जैसे देनदार चालू संपत्ति है, ठीक है। छोड़ो सब बातों को, फिलहाल एंट्री सीखो। क्लियर आप लोगों को फिलहाल? ठीक है, ओके। नंबर 2 होता है पूंजी पर ब्याज। नंबर 2 होता है हमारे लिए क्या? पूंजी पर ब्याज। समझो, पूंजी पर ब्याज क्या होता है? पूंजी पर ब्याज देखो, ये व्यापार है ना, और ये व्यापार का कौन है? मालिक है। आप कौन हो? व्यापार हो आप लोग, ठीक है। व्यापार के मालिक ने आपके ऊपर पूंजी लगाया, बोलो पैसा कौन रखा है? पैसा कौन रखा है? हम रखे पैसा। व्यापार रखा मतलब हम रखे, पैसा किसके पास है? हमारे पास है।
तो व्यापार का मालिक हमारे ऊपर पूंजी लगाया, बताओ बदले में हम उसको क्या देंगे? लाभ। बदले में हम क्या देंगे उसको? लाभ। लेकिन वो बोल रहा है व्यापार का मालिक, देखो कितना सेल्फिश है, वो हमको बोल रहा है देखो मैं तुम्हारे ऊपर पूंजी लगाया, लाभ तो तुम मुझे दोगे ही दोगे, मुझे उस रुपए पर ब्याज भी चाहिए। क्या चाहिए? ब्याज। बोलो हम क्या करेंगे? ब्याज देंगे कि लेंगे? ब्याज क्या करेंगे? देंगे। पैसा जिसके पास होता है वो ब्याज देता है, पता कि नहीं पता है? ब्याज कौन देता है? जिसके पास पैसा होता है, जो पैसे को होल्ड करके रखा होता है, उसी को कोई क्या करता है? ब्याज देता है। तो ब्याज कौन देगा इस बार? हम देंगे। किसको देंगे? मालिक को। तो हम मालिक को क्या देंगे? पूंजी पर ब्याज देंगे। मालिक को क्या देने वाले? पूंजी पर ब्याज देने वाले। पूंजी पर हम लोग ब्याज देंगे मालिक को। दे रहे ना? बताओ हमारे लिए आय है कि वह है? क्या है हमारे लिए? वह है। देखो ना हम दे रहे ना, खर्चा है ना, वह नहीं दे रहे, ब्याज। पूंजी था हमारे पास, पैसा पड़ा था, उस पर ब्याज दे रहे हैं। हमारे लिए आय है कि वह है? वह है। क्या दे रहे? ब्याज दे रहे हैं अपन लोग, है ना? क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। तो क्या एंट्री बन जाएगा इसका? ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज एक तरह का क्या हुआ? वह हुआ है, तो कंफर्म हो गया। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा? पूंजी पर ब्याज खाता विकलन। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि वह इसलिए क्या होगा? ये विकलन होगा। क्लियर है? किससे क्या जा रहा है? क्या मालिक को अपन ब्याज रोकड़ के रूप में देते हैं? नहीं, अपन लिखेंगे पूंजी खाते से। क्या लिखेंगे? पूंजी खाते से। मतलब उसका पूंजी को बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? उसे घर नहीं जाएंगे देने के लिए, बल्कि उल्टा उसका पूंजी को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल दूं? देखो मैं आपको बोलता हूं कि आपने मुझे 10, मान लीजिए मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, ठीक है? मैं मालिक हूं, आप मेरे व्यापार हो, मैं आपको 10,000 देता हूं। कितना पैसा पड़ा है? 10,000। मैं बोलूंगा उसमें मेरे को 1,000 ब्याज देना। 1,000 मेरे को ब्याज देना। अभी आपने 1,000 मुझे ब्याज दिया नहीं है, बताओ कुल मिला कितना मुझे दोगे? 11,000। देखो आपने क्या किया? बढ़ा दिया ना। मतलब मैंने जो 10,000 लगाया था वो भी मेरा पूंजी था, फिर 1,000 जो मैं ब्याज मांग रहा हूं वो भी मेरा क्या बन गया? पूंजी। यानी पूंजी की रकम 11,000 नहीं हो गई। ठीक है, यही कारण है कि पूंजी पर ब्याज खाता विकलन करते हैं और उसमें रोकड़ खाते से नहीं लिखते, क्योंकि मालिकों पर रोकड़ नहीं दे सकते। सीधा क्या करेंगे? उसको पूंजी बढ़ा देंगे। तो एंट्री बनेगा पूंजी पर ब्याज खाता विकलन। किससे? पूंजी खाते से। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे समझ में? ठीक है, कुछ पूछना है आपको? याद रहेगा? ठीक। अगला होता है नंबर 3, आहरण पर ब्याज। क्या होता है नंबर 3? आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज क्या होता है? देखो ये व्यापार है और ये व्यापार का कौन है? मालिक है। ठीक है, व्यापार का मालिक। सुनो, व्यापार का मालिक कई बार अपने निजी उपयोग हेतु पैसा निकालता है, व्यापार से पैसा निकालता है, या कोई भी माल वाल कुछ भी निकालता है। क्या बोलते हैं उसको? अपन लोग आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहरण। इसको बोलते हैं आहरण। बताओ पैसा कौन रखा है इस बार? मालिक रखा है पैसा। पैसा कौन रखा है? मालिक। बोलो ब्याज कौन देगा? मालिक। बोलो हमारे लिए आय की व्यय? हमारे लिए आय है, यानी आहरण पर ब्याज मालिक हमको देगा। हम बोलेंगे देखो भैया तुम आहरण कर रहे हो तो आहरण पर क्या दो हमको? व्यापार मांग रहा अपने मालिक से, व्यापार अपने मालिक से बोल रहा है कि देखो भैया तुमने आहरण किया है, मुझे आहरण पर क्या दो? ब्याज दो। दो हमको ब्याज। ठीक है, तो मालिक क्या कर रहा है? हमको ब्याज क्या कर रहा है? दे रहा है। क्या हमारे पास आ रहा है देने के लिए? नहीं। ठीक है, तो अब सवाल उठता है इसकी एंट्री। ये तो कंफर्म हो गया कि आहरण पर ब्याज क्या होता है हमारे लिए? हमेशा आय का मद होता है। काहे का मद होता है? आय का। तो आहरण पर ब्याज विकलन होगा कि समाकलन होगा? समाकलन होगा। तो एंट्री बनेगा आहरण खाता विकलन, क्योंकि रोकड़ के रूप में नहीं आएगा कभी भी। एंट्री हो जाएगा आहरण खाता विकलन। आहरण उसका बढ़ जाएगा। आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से। आहरण खाता विकलन किससे? आहरण पर ब्याज खाते से। ऐसा क्यों सर? भाई ऐसा इसलिए, आहरण खाता आपने विकलन क्यों किया? फिर वही कहानी, मान लीजिए मालिक ने निकाला 10,000 रुपए। कितना निकाला? 10,000। बोलो पैसा कितना रखा है? 10,000। उस पर हमने बोला 1,000 ब्याज देना। बोलो अब कितना देगा कुल मिला के? यानी उसका आहरण बढ़ नहीं गया, 11,000 हो गया, है ना? तो आहरण इसी के लिए आहरण को आपने बढ़ा दिया 1,000 रुपए से। आई बात समझ में? आहरण और बढ़ गया। पहले तो 10,000 बढ़ा ही हुआ था, विकलन और किया तो और 1,000 क्या हो गया? बढ़ गया। आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत है? ओके, ठीक। तो ये कहानी समझ में आ गया। ठीक है, अगला नंबर चौथा होता है डूबत ऋण वाली एंट्री। कौन सी एंट्री होती है? डूबत ऋण। डूबत ऋण, पैसा डूब जाना। क्या हो जाना? पैसा डूब जाना। क्या होता है डूबत ऋण का मतलब? समझ लो, हम व्यापार है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा, उधार विक्रय किया। माल का हमने क्या किया? उधार विक्रय किया। 10,000 का माल लो, ठीक है। बताओ क्या इसने पैसा दिया? अभी पैसा लेके माल चला गया, पैसा नहीं दिया। हमने बोला 10,000 रुपए देना। कितना देना? 10,000 रुपए देना। 2 महीने बाद दूंगा बोला। ठीक है, हमने बोला 2 महीने बाद 10,000 दे देना भैया। जब 2 महीने बाद उससे पैसा वसूल करने गए तो देखे कि अरे यार तो सड़क पे था, या तो उसकी मृत्यु हो गई थी, या तो वो भाग गया था, या तो उसके पास 1 रुपया नहीं था, वो पागल हो गया था।
सड़क पे पड़ा हुआ था, मतलब उसके पास 1 रुपए ही नहीं है, क्या करोगे? जान ले लोगे क्या उसकी पैसा लेने के लिए? जान तो नहीं ले सकते। यानी आपका क्या कहानी है कि पैसा डूब गया, पैसा मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, उसके पास कुछ नहीं, ना उसके पास संपत्ति, ना गाड़ी, ना कुछ नहीं, बिल्कुल सड़क पे आ गया है। ठीक, तो कैसे करें अब इसके साथ? पैसा तो डूब चुका है, तो पैसा हमारा क्या हो गया? डूब गया। हानि हुआ कि लॉस, इनकम व्यय हुआ। अब डूबा ऋण को हानि बोलोगे कि व्यय बोलोगे? हानि बोलोगे, क्योंकि अचानक हो गया। तो डूबा ऋण खाता क्या होना चाहिए? समस्त हानि और व्यय क्या होते हैं? पता नहीं। समस्त व्यय और हानि क्या होते हैं? विकलन की समाकलन? विकलन बोलना पड़ेगा बार बार, भूल गए रूल। व्यय और हानि क्या होते हैं? विकलन। और आय और लाभ क्या होते हैं? समाकलन। यहाँ पे हानि हो रहा है तो क्या एंट्री बनेगा? डूबत ऋण खाता विकलन। क्या लिखेंगे? डूबत ऋण खाता विकलन। किससे? ठीक है, क्या पैसा जा रहा है? पैसा तो नहीं जा रहा है भाई। पैसा जा रहा है क्या? रोकड़ अगर बकायदा साक्षात रोकड़ जाता है तो रोकड़ खाते से बोलते, कभी भी याद रखना। साक्षात अगर रोकड़ जाता है तो रोकड़ खाते से बोलते। क्या इससे पैसा मिला? नहीं मिला, इसका खाता को बंद करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? देनदार से। किससे लिखेंगे? नाम आ जाएगा बंदे का, देनदार से। आप बोलोगे सर आपने देनदार से क्यों किया, उसको बंद क्यों? दो मैंने सिखाया था खाता को बंद करना, खुलना बताया था कि नहीं बताया था? कोई भी खाता को अगर विकलन है उसको बंद करना तो क्या करोगे? समाकलन। और कोई समाकलन है तो क्या करोगे? विकलन। सही बात है। मान लीजिए इस बंदे को आपने माल उधार बेचा होगा, जब 10,000 का माल उधार बेचा होगा तो आपने क्या एंट्री किया होगा? उस बंदे का नाम लिखा होगा देनदार विकलन। बंदे का नाम मतलब देनदार विकलन, विक्रय खाते से, यही किया होगा। देनदार विकलन विक्रय खाते से किया रहा होगा, तो देनदार क्या रहा होगा? विकलन हुआ होगा। आपने जब एंट्री किया होगा 10,000 का तो एंट्री किया होगा देनदार विकलन किससे? विक्रय खाते से, है ना। और कितने रुपए अमाउंट डाल दिया होगा आप लोगों ने? 10,000 रुपए डाल दिया होगा। ठीक, अब जब इससे पैसा वसूलने गया तो पैसा अपन को क्या हुआ? नहीं मिला, पैसा डूब गया। तो डूबा तो हानि हुआ, तो डूबा ऋण खाता क्या लिखेंगे? विकलन। क्या पैसा जा रहा है साक्षात? नहीं सर। अब इस देनदार से मिलने का उम्मीद है तो खाते को बंद नहीं करना पड़ेगा, फ्री में ओपन है। क्या करेंगे? बंद करेंगे। जो विकलन है क्या कर दो? समाकलन। इसलिए देनदार से। समझ में आया? कभी भी ग्राहक से। कई बार बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती से रोकड़ खाते से लिख के आ जाते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी तुम ना करना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? है तो बोलो। सही है, चलो। तो समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, तो कभी भी याद रखना डूबत ऋण का अगर कोई एंट्री आएगा तो इसी प्रकार की एंट्री क्या कर देना? कर देना। क्लियर है? कर दोगे इसी प्रकार की एंट्री? चलिए एक और नंबर 5 देखते हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लिखते हैं, देखो मान लीजिए सुरेश, ऐसा लिखते हैं सुरेश, हमारा सुरेश 10,000 रुपए का ऋणी है। सुरेश कितने हजार का ऋणी है? 10,000। ऋणी मतलब देनदार, मतलब हमको सुरेश से 10,000 रुपए लेना है। 10,000 का क्या लेना है हमको? सुरेश से हमको 10,000 क्या करना है? वसूलना है। वह दिवालिया हो गया। वह दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब समझ रहे हो? मतलब वो सड़क पर आ गया, अब उसके पास कुछ नहीं है, यानी दिमाग में आ गया होगा 10,000 हमारा क्या हो गया? डूब गया। ठीक है, लेकिन मिलने गए, लेने गए पैसा। सुरेश 10,000 रुपये ऋणी था, वह दिवालिया हो गया। उससे पूर्ण हिसाब में 1 रुपए के बदले 75 पैसे की दर से वसूली हुई। 75 पैसे की दर से वसूली हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आते ही आता है, समझो। क्या बोल रहा? 10,000 रुपये लेना था, वो दिवालिया हो गया, पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ पैसा मिला। बोल रहा 1 रुपए के हिसाब के बदले हमको 75 पैसे की दर से वसूली हुई। कितना पैसा वसूल हुआ? 75 पैसा। बाकी 25 पैसा डूब गया। ठीक है, गए तो कितना मिला? 75 पैसे ही मिल पाया, बाकी 25 पैसा क्या हो गया? डूब गया। अब इसकी क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या करोगे? वर्किंग नोट। देखो सबसे पहले क्या करना, सुरेश से कितना रुपए लेना था पहले वर्किंग नोट में लिखो। सुरेश से लेना कितना था बताओ? 10,000 लेना था। ठीक, बोलो कितना पैसा वसूल हो रहा है? रोकड़ प्राप्त। तो क्या लिखोगे? रोकड़ प्राप्त माइनस करना रोकड़ प्राप्त। देखो कभी भी याद रखना, यहाँ पैसे नहीं लिखा रहेगा। 75 पैसे, 65 पैसे, 35 पैसे, 25 पैसे, कुछ भी लिखा होगा उसको पैसे मत मानना, आप दिमाग में रखना परसेंट। क्या मानना उसको? अपने दिमाग में रखना, शो भी मत करना, उसको बताना भी नहीं, किसी को मत बताना, चुपचाप क्या मान लेना? परसेंट। दिमाग में सोच लेना, अपनी मैम को भी मत बोलना या सर को भी मत बोलना कि इसको परसेंट मान के चल रहा हूं मैं। पैसे को अपने दिमाग में क्या मान लेना? परसेंट। यानी आप ये मानना कि 10,000 रुपए के बदले 75% वसूल हुआ। क्या मानोगे? 75% वसूल हुआ, यानी कि 10 कितना रोकड़ प्राप्त हुआ? 10,000 का कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 75%। ऐसी ना लिखोगे 75%, तो 10,000 का जब 75% निकालोगे कितना आएगा? 7500।
तो देखो 10,000 आप वसूलने गए थे, 75% यानी 7500 आपको वसूल हुआ, रोकड़ आया कितना 7500, कितना वसूल नहीं हुआ, कितना परसेंट नहीं वसूल हुआ 2,500 वसूल नहीं हुआ, यानी डूबा कितना, डूबा ऋण कितना 2,500, डूबा ऋण कितना हो गया 2,500। ठीक आया बात समझ में। 10,000 वसूलने गए थे, अच्छे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10,000 वसूलने गए थे, रोकड़ प्राप्त हुआ कितना 75 पैसे की दर से, यानी 75% रोकड़ मिला। तो 10,000 का 75% निकालोगे 7500 रोकड़ मिला, ठीक है। कितना नहीं मिला 2,500, डूब गया 2,500 क्या हो गया डूब गया। कितनी एंट्री लिख ली, देखो 3 एंट्री लिख ली, एक पैसा डूबने की, एक रोकड़ प्राप्ति की और एक सूरज से हिसाब किताब बंद होने की। ठीक है, तो एंट्री करें। अब क्या एंट्री हो सकता है सोचो। सबसे पहले कुछ रोकड़ मिल रहा है, रोकड़ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो क्या एंट्री होगा बताओ, रोकड़ खाता विकलन। पहली एंट्री बनेगी रोकड़ खाता विकलन, ठीक है। कुछ पैसा क्या हो रहा है डूब रहा है, क्या बोलेंगे डूबत ऋण खाता विकलन। क्या बोलोगे डूबत ऋण खाता विकलन, डूबत ऋण खाता क्या लिख लेंगे विकलन। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है ओके। डूबत ऋण खाता क्या बोलेंगे विकलन, ठीक। और अंत में सूरज का हिसाब किताब बंद करना पड़ेगा, भी सिखा डूबत ऋण खाता विकलन सुरेश ग्राहक से, क्या लिख दोगे सुरेश से। अब अमाउंट फिल करते, देखो अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे, सुनो। बोलो रोकड़ कितना आ रहा है 7500 रोकड़ आ रहा है, 7500 से विकलन करना, समझ में आया। बोलो पैसा डूब कितना रहा है 2,500, तो 2,500 से पैसा डूबत ऋण खाता विकलन करना। दोनों को जोड़ोगे सुरेश से हिसाब किताब कितने का था 10,000 से क्या हो गया बंद हो गया। नहीं आया समझ में, क्वेश्चंस बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इसको बार बार आप थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, इसको समझ लेना बार बार। क्लियर है, वर्किंग नोट है, एंट्री क्लियर है आप सभी को, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको खर्चों के बारे में बताते हैं, तो सुनिएगा। व्यय की बात करते हैं। व्यय जो होता है ना, वो समय के आधार पर, अगर अपन समय से दिखाया जाए, समय से अगर आपको एक्सप्लेन करें तो व्यय 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आगमगत व्यय। क्या होता है आगमगत व्यय, या इसको बोलते हैं आयगत व्यय। क्या कह सकते हैं आयगत व्यय, ठीक है। या फिर दूसरा प्रकार अगर व्यय का मैं बोलूं तो दूसरा प्रकार होता है दैट इज योर पूंजीगत व्यय। क्या हो सकता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। क्या बोलेंगे पूंजीगत व्यय, ठीक। सुनो सर, ये आगमगत व्यय सर आप पढ़ा रहे थे, आप बोल रहे थे बड़ा इजी काम है और धीरे धीरे आप सींग निकालते जा रहे हो, इसमें नया नया कुछ ना कुछ बताते जा रहे हो। देखो व्यय जो है समय के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक आगमगत व्यय होता है और एक पूंजीगत व्यय होता है। व्यय तो व्यय है, ठीक। अभी देखो एग्जाम्पल दूं, अगर आप संपत्ति खरीदते हो भी व्यय है, और किसी को वेतन देते हो वो भी व्यय है ना। फर्क अलग अलग है, उसमें संपत्ति आता है, रोकड़ जाता है, तो वहां पे अपन वास्तविक खाते वाला रूल एप्लीकेबल करते थे। वहां पे वेतन दे रहे हैं तो वहां पे अपन नाम मात्र खाते वाला रूल एप्लीकेबल करते। थोड़ा कंफ्यूजिंग था उसमें, जब पढ़ते थे बड़ा कंफ्यूजिंग होता था, यही कारण था कंफ्यूज होने का। अब छोड़ो सब बातों को, आगमगत व पूंजीगत व्यय। आप बोलोगे सर ये आगमगत व पूंजीगत व्यय हम पहचानेंगे कैसे कि वह आगमगत और ये वह पूंजीगत है। अभी मैं तुम लोग को परिभाषा नहीं बता रहा हूं, मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, ठीक है। सुनो, ऐसा कोई भी व्यय, हमारा व्यापार जो होता है साल भर चलता है, लाभ की गणना कब करते हैं साल के अंत में, या तो 31 मार्च को करोगे या फिर 31 दिसंबर को करोगे, वो आपकी मर्जी की बात है। तो साल भर के दौरान ऐसे कोई भी व्यय जो साल भर लगातार चलते रहते हैं, लगातार कंटिन्यू वो व्यय होते रहते हैं, हर साल होगा वो है, व्यय हर साल होगा और होते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं आगमगत व्यय। जैसे कि वेतन देना हर महीने देते हो, बिजली बिल देना हर महीने देते हो, लेखन सामग्री खरीदना हर महीने देते हो, सही बात है ना, मजदूरी देना, उत्पादन शुल्क देना, आयकर देना, सॉरी आयकर तो खैर अलग चीज है। ये सब जो व्यय होते हैं कैसे व्यय होते हैं आगमगत व्यय, रेगुलर होते रहते हैं। कैसा व्यय है आगमगत व्यय है, सही बात है। ये मैं पेन खरीदता हूं, बोलो कैसा व्यय है आगमगत व्यय, मतलब वो व्यय जो लगातार साल भर क्या होते रहता है चलते रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं आगमगत व्यय। मैं अभी परिभाषा नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ तुमको पहचानने का ट्रिक बता रहा हूं, समझ में आया। कोई भी जो रेगुलर व्यय हो, मतलब क्या बोलते हैं रेगुलर बोले मतलब कंटिन्यू चलता रहे, वो रेगुलर क्या होता रहे चलता रहे। जो भी व्यय जो रेगुलर चलते रहे, नियमित रूप से चलते रहे, नियमित व्यय, दैनिक व्यय या नियमित व्यय जो रेगुलर चलते रहे, उसको क्या बोलेंगे आगमगत व्यय। माल खरीद के लाते हो उसको भाड़ा देते हो, आगमगत व्यय, सही बात है कि नहीं है, ठीक। अच्छा, पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं,
ऐसे व्यय जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में एक बार करोगे उसको अपन कौन सा व्यय बोलते हैं? पूंजीगत, मतलब दीर्घकालीन व्यय। देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं इसको? दीर्घकालीन व्यय, मतलब लंबे समय में करोगे। मतलब ये व्यय अगर करे तो एक बार अगर ये व्यय करे ना तो फिर आप 4-5 साल के लिए फुर्सत, फिर दोबारा आपको व्यय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मशीन खरीदना, जैसे आप अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हो, खर्चा करते हो नहीं करते हो? वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, 20,000 रुपए का वॉशिंग मशीन खरीद के ले आए, खर्चा करे, अब 20,000 एक ही बार खर्चा करे, अब कितने साल तक खर्चा नहीं करना पड़ेगा? हाँ, 4-5 साल तक या 10 साल तक, जितना चल जाए, 10 साल 8 साल 9 साल। अगला वॉशिंग मशीन कब आएगा हमारे घर में? 10 साल बाद या 5 साल बाद। सही बात है ना? मतलब लंबे समय का व्यय है, ठीक। लेकिन उसी जगह उसका मरम्मत कराओगे, वो उस पर मरम्मत कराते हो, वो आगमगत व्यय है, क्योंकि मरम्मत भी रेगुलर कुछ ना भाई, उसमें सर्विस तो लगता है ना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मशीन खरीदते हो, कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय है। भवन खरीदते हो, भूमि भवन खरीदते हो, बोलो, पूंजीगत व्यय है। फैन खरीदा, पूंजीगत व्यय है। फर्नीचर खरीदा, घर बनवाया, फर्नीचर बनवाया, पूंजीगत व्यय है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कपड़े खरीदे, अरे भाई आपके लिए आगमगत है, हम लोग के लिए पूंजीगत है, ठीक है, ओके। तो खैर चलो ठीक है, तो कपड़े वपड़े को थोड़ी नहीं लाएंगे अपन यहाँ। माल खरीदते हैं, व्यापार के लिए माल खरीदते हैं, कैसा व्यय है वो? आगमगत व्यय है। मैं बोल रहा हूँ माल के खरीदने पर भाड़ा दे रहे हैं, बोलो कैसा व्यय है? आगमगत व्यय। कैसा व्यय है? आगमगत। मैं बोल रहा हूँ मशीन के खरीदने पर भाड़ा दे रहे हो, अब बोलो कैसे आगमगत? मैडम भाड़ा दे रहे हो ना, अच्छा भाड़ा दे रहे हो तो आगमगत है। मशीन कितने बार खरीद के लाओगी तो भाड़ा भी कितने बार दोगी? 3 बार, पूंजीगत हुआ ना। अरे भाई आप मशीन खरीद के लाए, मान लो 20,000 का मशीन खरीद के ला रहे हो और वहां से यहां तक आप उसमें रिक्शा वाले को भाड़ा दे रहे हो, तो भैया वो भी कैसा हुआ? क्या आप मशीन खरीद के ले आते हो फिर भी रिक्शा वाले बोलते हो हर महीने आके भाड़ा ले जाना करके, ऐसा बोलते हो क्या? एक ही बार ना भाड़ा देते हो, तो भी कैसा हुआ? मतलब संपत्तियों पर अगर खर्चा भी करो तो भी क्या है? फर्स्ट टाइम क्या है? पूंजीगत व्यय है। समझ में आया कि नहीं आया? पहचानना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोबाइल खरीदते हो, पूंजीगत है ना, आपके लिए तो आगमगत है, हर 2-4 महीने में खरीद लेती हो क्या, ठीक, क्या होगा? आगमगत, ठीक। अच्छा पंखा खरीदे, बोलो पूंजीगत, उस पर बिजली बिल दे रहे हो, आगमगत। मोबाइल खरीदे, पूंजीगत, मोबाइल खरीदे पूंजीगत है। उस पर रिचार्ज करा रहे हो, आगमगत। सही बात है कि नहीं है ना? भवन खरीदे, पूंजीगत है। भवन का किराया दे रहे हो, आगमगत। वही कहानी आय के साथ भी होती है, जैसे व्यय के साथ कहानी वैसी आय के साथ भी होती है। तो आय की चर्चा तो कर नहीं रहे हैं अपन, व्यय की चर्चा करते। आय के साथ भी ऐसे होते, कई आय रेगुलर होते, कई आय 10-12 साल में एक बार होते, 4-5 साल में एक बार होते, पूंजीगत आय होता है, वो भी होता है। खैर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो समझ में आ गया, पहचानने का ट्रिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेगुलर चलते रहेंगे साल भर, ये तुम्हारा क्या होगा? कभी कभार होगी, मतलब 10 साल 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार होते हैं, दीर्घकालीन व्यय होते हैं। समझ में आया? अब समझाते हैं, देखो अब अपन परिभाषा की बात करते हैं। किसकी परिभाषा की? इसकी परिभाषा की बात करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि आगमगत व्यय? परिभाषा क्या कहता है? ऐसा कोई भी व्यय जिसको करने से हमारे आय में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? आय में। मतलब ऐसा कोई भी व्यय जिसको करने से, अगर ये व्यय करोगे ना तो आपके आय या फिर किसमें? लाभ में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी? लाभ में वृद्धि होगी, उसको हम लोग कहते हैं आगमगत व्यय। परिभाषा की बात अपने बुक में खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यय जिससे करने से अपन को आय या लाभ में क्या होती है? वृद्धि होती है, उसको अपन कौन सा व्यय बोलते हैं? आगमगत व्यय बोलते हैं। कैसे सर? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, किराया देना क्या होता है? किराया दे रहे हो दुकान का, बोलो कैसा व्यय है? अब सोचो मत, इसमें मत जाओ, आप ट्रिक जो दिया उसमें सोचो, ठीक है। कैसा व्यय है? आगमगत है। अब देखो आगमगत को मैंने क्या बोला? ऐसा व्यय जिसको करने से आय लाभ में वृद्धि होती है। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप कोई दुकान खोले, कपड़े का दुकान खोले, सड़क में कपड़े का दुकान लगा के सड़क में बेच रहे हो, क्या लाभ होगा? कमा पाओगे? लोगों का भरोसा बढ़ेगा? अरे चलो दुनिया को छोड़ो यार, आपको तो लगेगा हाँ सर हम चला लेंगे। चलो आप ग्राहक हो, आप क्या हो? ग्राहक हो, कपड़े खरीदते हो। अगर मान लीजिए कोई ब्रांडेड कपड़ा है, सड़क में बिक रहा है, और वही ब्रांडेड कपड़ा शोरूम में बिक रहा है, दुकान में बिक रहा है, कहाँ से खरीदना पसंद करोगे? शोरूम। क्यों? सड़क से नहीं? शक है कहीं ना कहीं, शक है सर कहीं ना कहीं कि वो सही में सही माल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। या अगर खरीदोगे तो फिर आप क्या करोगे? कम रेट, कोशिश करोगे यार वो हमको कम रेट में दे,
क्या करें? अब मान लो वो भी 100 रुपए में दे रहा वही चीज और दुकान वाला भी 100 रुपए में दे रहा, तो हम किसके पास जाएंगे? दुकान वाले के पास। लेकिन हो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? सड़क से ले रही हूं मैं तो कम से कम मेरे को आधा से भी कम में मिले, 25% के रेट में मिले, तब मैं भले एक बार सोच लूंगी सड़क से खरीदना है करके, अदरवाइज मैं दुकान को ही प्रेफर करूंगी। सही बात है कि नहीं है? तो मान लीजिए आप सड़क पर माल बेच रहे हो, आप सड़क पर माल बेच रहे हो, कॉमन सी बात है, सड़क पर माल बेचने वाले का लाभ क्या रहेगा? कम ही रहेगा, और लोग उसके पास कम आएंगे और उसको क्या करेंगे? उससे छूट की उम्मीद करेंगे। वो रेट में नहीं बोलेंगे जिस रेट में दुकान से खरीदते हैं, है ना, उम्मीद करेंगे वो कम रेट में देंगे। सड़क पर जब भी अपन माल देखते हैं हम लोग उम्मीद करते नहीं यार कम ही बेचता होगा। सही बात है कि नहीं है? कि अपन उम्मीद करते कि दुकान की जितना बेचता होगा, नहीं, अपन उम्मीद करते नहीं ये तो कम ही बेचता होगा करके, है ना। तो कम में बेच रहा है, ठीक, क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको लाभ बढ़ाना है अपना, ठीक है, कम में बेच रहा है। लेकिन उसी जगह अगर वो एक दुकान ले ले, किराए का दुकान ले ले, किराया का दिया कि नहीं दिया? बताओ। जैसी दुकान ले ली और अपना माल को दुकान में शिफ्ट कर दिया, अब बोलो उसका लाभ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो सड़क में बेचता था कम रुपए में बेचता था, कम लाभ कमाता था, जैसी दुकान ले लिया कस्टमर को उसको भरोसा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कस्टमर उसके पास आने लगे कि नहीं लगे? देखो किराया दिया तो उसका लाभ क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कुछ खोया तो कुछ क्या हो गया? पा गया। आप मेरे पास पढ़ने आते हो, मान लो मैं यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं रखता, वाईफाई की व्यवस्था नहीं रखता, टेबल नहीं देता बैठने के लिए, ठीक है, पंखे भी नहीं रहते, ओके, तो आप लोग को क्या करना पड़ता? जमीन में बोलता है घर से अपना बोरा लेकर आओ और बैठो। आते क्या मेरे पास? पहले दिन बेटा भग जाते, पढ़ाई तो दूर की बात। आप सीधा क्या बोलते? रे भैया ऐसे कोचिंग में हमको जाने नहीं जहाँ अपना खुद का बोरा लेके जाओ, बैठने के लिए चटाई लेके जाओ। तो मैंने क्या किया? आप लोग का विश्वास जीतने के लिए पहले मैंने क्या किया? बेंच लगाया, व्यवस्था किया, बेसिक जो चीजें होती है वो आपको मिला, तभी तो आप पढ़ने बैठ रहे हो। वैसा रहेगा तो आप कहाँ पढ़ोगे? सीधा भाग जाओगे यहाँ से। सही बात है। तो कस्टमर को मतलब कुछ व्यय करते हैं अपन, जो सोची समझी व्यय होता है, वो व्यय करने से हमारे आय में वृद्धि होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आगमन। जैसे वेतन देना, वेतन देते तो भाई वर्कर रखोगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के साथ क्या करोगे? मेलजोल करोगे। ज्यादा से ज्यादा का कोई अकेला आदमी सब काम तो नहीं कर सकता। जितना व्यापार का दायरा बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा व्यय का दायरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं आया? ठीक है भाई, उसके मतलब आय में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्लियर है आप लोगों को? इसको अपन क्या बोलते हैं? आगमगत व्यय। ठीक, ओके। माल खरीदते हो, माल पर भाड़ा देते हो, आगमगत व्यय है। भाई माल को यहाँ से यहाँ तक खरीद के लाओगे, भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। खुद खींच कर लाओगे, बोलोगे नहीं हम कैसे भी करके ले जाएंगे, भले ढकेल के ले जाएंगे, तो एक दिन लाओगे, 2 दिन लाओगे, तीसरे दिन तो तय हो जाओगे ना, तो व्यापार चल पाएगा क्या? नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ खो रहे हो ना, तभी तो कुछ पा रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? उसको अपन क्या बोलते हैं? आगमगत व्यय। क्लियर है? अब पूंजीगत व्यय की परिभाषा बात कर लेते हैं। ऐसा कोई भी व्यय जिसको करने से आपके बचत में वृद्धि होती। किसमें वृद्धि होती है? बचत में वृद्धि हो जाती है इसको करने से, इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। मान लो आप अपने घर से डेली की डेली स्कूल जाते हो, ऑटो में जाते हो। किस में जाते हो? ऑटो में जाते हो, ठीक है। ऑटो वाला जाने का 10 रुपए लेता है, आने का 10 रुपए लेता है। मान लो डेली का आपका 20 रुपए क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। महीने का कितना खर्च हो जाता होगा? अगर 25 दिन भी स्कूल जाते होगे तो 25 दूनी 50, तकरीबन 500 रुपए क्या हो जाता है आपका? खर्च हो जाता है। 25 दिन भी जाते हो कितना खर्च हो जाता है? 500 रुपए महीने का क्या हो जाता है? आपका खर्च हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसी जगह आपने एक गाड़ी खरीद ली। क्या खरीद ली? गाड़ी खरीद ली, ठीक है। आपने एक गाड़ी खरीद ली, गाड़ी आया 60,000 का, ठीक, 60,000 का गाड़ी आया। अब बोलो ये देने की जरूरत है? तो आपका ये बचत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? घट गया ना। मैं ये आगमगत व्यय था। जैसे ही आपने 60,000 की गाड़ी खरीदी, अब ये व्यय करने की आवश्यकता है नहीं है। तो मतलब जैसे ही आपने गाड़ी खरीदा तो आपका जो भाड़ा, वो जो आप देते थे भाड़ा वाला, वो भाड़ा खर्चा क्या हो गया? खत्म हो गया। एक खर्चा मर गया, ठीक है। बचत में वृद्धि हो गई, वो एक खर्चा खत्म हो गया, बचत में वृद्धि हो गई। समझ में आया? कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। जैसे मान लीजिए हम लोग घर में रहते हैं। अभी अगर हम किराए के घर में रहते हैं तो हमको हर महीने क्या देना पड़ता है? किराया। अगर हर महीने 5,000 दे रहे तो साल का 60,000 हमारा किराए में चपत हो जाता है। उसी जगह हमारा खुद का घर हो जाए। अब खुद का घर मान लो 25 लाख का आएगा, 25 लाख लगा हमको खुद का घर बनाने में, 25 लाख खर्च किया, अच्छा भारी भरकम रकम, तो बोलो अब किराया देने की जरूरत पड़ रही है, तो बचत में वृद्धि हो गई। पहले आपका 60,000 नहीं बच रहा था, लेकिन भवन खरीदने के बाद आपका 60,000 क्या होने लगेगा? बचने लगेगा एक और। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो बचत में वृद्धि होती है। अरे ज्यादा दिमाग मत चलाओ, सीधा देखो। ऐसा कोई भी व्यय जो स्थायी संपत्ति खरीदते ना, स्थायी संपत्तियों का क्रय, कोई भी स्थायी संपत्ति का अगर आप क्रय करते हो तो वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्या बोला मैंने? कोई भी अगर आप स्थायी संपत्तियों का क्रय करते हो या उसका क्या करते हो? निर्माण करते हो। क्या करते हो? निर्माण करते हो, नया निर्माण कर रहे हो,
या किसी प्रकार का भी अगर आप निर्माण कर रहे हो या फिर पुनर्निर्माण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पुनर्निर्माण, फिर से रेनोवेशन नहीं करते उसको, फिर से निर्माण करते, कोई भी स्थायी संपत्ति को क्रय कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो, पुनर्निर्माण कर रहे हो, ठीक है, और उसमें समस्त व्यय निर्माण करने के समय में या व्यय खरीदने के समय में, क्रय के समय में किया गया समस्त व्यय, क्या क्रय के समय में किया गया समस्त व्यय क्या कहलाएगा, पूंजीगत व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूंजीगत व्यय। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं पंजी प्रविष्टि। किसकी बात करेंगे, पंजी प्रविष्टि, समझो। तो अब बात करेंगे पंजी प्रविष्टि की। क्या होता है भाई पंजी प्रविष्टि? तो देखो, चूंकि आगमगत व्यय जो है हर साल लगातार क्या होता है, साल भर ये खर्चा चलते रहता है, भाड़ा देना, माल के किराए पर भाड़ा देना, वेतन देना, मजदूरी देना, लेखन सामग्री का क्रय करना, बिजली बिल देना, पानी बिल देना, मरम्मत व्यय देना, ये सब रेगुलर लगातार क्या होते रहता है, चलते रहता है। बार बार इसके लिए तो कॉपी खोलने की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। सही बात है कि नहीं है, बार बार एंट्री करने के लिए। तो इसके लिए ना इस व्यय का अलग से खाता खुलता है। इस व्यय का क्या खुलता है, अलग से खाता खुलता है, और वहां पे बाकायदा व्यय का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, व्यय का नाम। व्यय खाता विकलन क्या लिखते हैं, व्यय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। बाकायदा ये एंट्री करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बाकायदा व्यय का नाम लिखते हैं। जैसे मैं बोलता था ना आपको, जैसे मैं क्या बोलता था, वेतन दिया, एग्जाम्पल के तौर पर वेतन दिया, आप क्या एंट्री करते हो, बोलो, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से। जैसे आप बोलते हो ना वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से, मतलब आपने वेतन खाता खोल दिया, बाकायदा आपने वेतन का नाम नहीं लिया, इसी के लिए इसका नाम लेते हो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से, मतलब बाकायदा आप खाता खोल रहे हो, क्योंकि ये आगमगत व्यय है। कैसा व्यय है, आगमगत, साल भर चलते रहेगा। उसी जगह मैं आपको बोलूं क्रय पर भाड़ा दिया, बोलो आपने भाड़ा दिया, बोलो भाड़ा दिया, बोलो क्या एंट्री करोगे, भाड़ा खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। आप लिखते हो भाड़ा खाता विकलन किससे लिख देते हैं अपन लोग, रोकड़ खाते से। भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से। क्लियर है आप सभी को बात? ठीक है, ये एंट्री करते, क्लियर है? जितने भी तक हम लोग व्यय से संबंधित एंट्री करते आते हैं इसमें पूरा व्यय का होगा। तब अब जब भी आप व्यय करोगे केयरफुली पहचानना कि आगमगत है कि पूंजीगत है, जब भी व्यय का नाम आएगा। ठीक है, ओके। कौन सा व्यय कहलाएगा, ये आगमगत। ठीक है, कौन सा व्यय कहलाएगा, आगमगत। अब बात करते हैं पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय के साथ क्या होता है, इसकी पंजी प्रविष्टि कैसे की जाएगी? तो देखो, पूंजीगत व्यय का पंजी प्रविष्टि कैसे करोगे, समझो। इसमें क्या होता है, व्यय का खाता नहीं खोला जाता। व्यय का खाता कभी भी नहीं खोला जाता, बल्कि जिस संपत्ति पर वो व्यय किया गया है, जिस संपत्ति पर व्यय किया गया है, उसका सीधा क्या किया जाता है, नाम लिखा जाता है। सीधा लिखा जाता है संपत्ति। जैसे खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो, संपत्ति खाता विकलन रोकड़ खाते से नहीं करते हो। जैसे मैं बोलूंगा फर्नीचर खरीदे तो आप क्या लिखते हो, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो फर्नीचर के खरीदने के समय में अगर आपने भाड़ा भी दिया है, फर्नीचर के खरीदने के समय पर अगर आपने भाड़ा दिया, कैसा व्यय है वो, पूंजीगत व्यय है। तो उसको भी आप भाड़ा खाता विकलन नहीं करोगे, नहीं तो फिर आगमगत बन जाएगा, पाप पड़ेगा फिर वैसा करने से। ठीक है, क्या बोलोगे उसको, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते। मतलब भाड़ा भी दोगे तो क्या बोलोगे, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से, मतलब सीधा संपत्ति का नाम आता है। तो यानी कि क्या किया जाता है, संपत्ति के क्रय के मूल्य में जो भी अपन पूंजीगत व्यय करेंगे उसके पीछे उस पूंजीगत व्यय को भी क्या कर दिया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, मैं इसको एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल देते हैं। नंबर 1, मैं कहता हूं आप लोगों को, मैं बोलता हूं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लो मैं बोलता हूं कि हमने मशीन के क्रय पर भाड़ा चुकाया, मशीन के क्रय पर भाड़ा चुकाया, मान लो 1000 रुपए। बोलो क्या एंट्री बनेगा, मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, नॉट क्रय पर भाड़ा खाता विकलन, क्योंकि मशीन क्रय कर रहे हो, पूंजीगत व्यय है, तो उसमें भाड़ा भी दोगे तो कैसा व्यय है, पूंजीगत व्यय है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीधा भाड़ा नहीं बोलोगे, कई बार गलती से आप लोग भाड़ा बोल देते हो, ऐसी गलती नहीं करोगे। सीधा क्या लिखोगे, मशीन खाता विकलन। क्या लिखोगे, मशीन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। मशीन खाता विकलन किससे लिखोगे, रोकड़ खाते से। समझ में आया कि नहीं आया? सीधा लिखेंगे मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से। अमाउंट में कितना डालोगे, 1000 रुपए, और कितना, 1000 रुपए। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये लिख लेंगे। ठीक, नंबर 2 और एक बोलते हैं हम आपको। मैं बोलता हूं, मान लीजिए मशीन क्रय किया 10,000 रुपए। ठीक है, और इस स्थापना व्यय, उस पर स्थापना व्यय चुकाया 2000 रुपए। ठीक, आपने मशीन क्रय किया कितने का, 10,000 का। बोलो कैसा व्यय है, पूंजीगत व्यय है। उसकी स्थापना कर रहे हो, स्थापना समझते हो ना, उसको लगवाते हो। कई बार तुम्हारे घर में फ्रिज आता है, वॉशिंग मशीन आता है, पापा लेके आते हैं, फ्रिज को एक जगह पे रखते हैं, मम्मी बोलती नहीं वो जगह मुझे पसंद नहीं है, ये जगह में रखो। तो पापा बोलते हैं अरे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही नहीं लगा है,
तो मम्मी क्या बोलती, नहीं वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को यहीं कंफर्ट लगता है, मेरे को यहीं पे क्या करना है मशीन को, मेरे को फ्रिज यहीं पे चाहिए। अब क्या करते भैया बेचारा, मजबूरी इंसान क्या करेगा, जाते हैं और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन के पास बोलते हैं भैया ला मेरे घर में बोर्ड लगा दे ताकि हम फ्रिज को क्या करें, लगवाए, इंस्टॉलेशन, स्थापना में क्या बोलते हैं, वैसी व्यापार में बड़े बड़े मशीनों को स्थापना कराते हैं अपन लोग, ठीक है। तो स्थापना में भी कर रहे हो, भी का समय है, एक ही बार ना करोगे कि बार बार करोगे, एक बार करोगे, क्या एंट्री बनेगा बोलो, मशीन खाता विकलन, सीधा मशीन खाता खरीदने का एंट्री करोगे। मशीन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, समझ में आया, मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो मशीन कितने का पड़ा, 10,000 का, उसकी स्थापना पर जो भी व्यय करोगे खरीदने के टाइम पे उसको भी जोड़ दोगे, यानी कुल मिला के मशीन कितने का पड़ा, 12,000 का। नहीं आया समझ में। गाड़ी खरीद के लाते हो ना, तो गाड़ी खरीद, तो गाड़ी का वैल्यू कितना रहता है, गाड़ी खरीदे, हम बोले गाड़ी कितने में खरीदे, आप बोलते हो बड़े ठाट से बोलते 80,000 का गाड़ी खरीदे, बोलते हो नहीं बोलते बड़े ठाट से बोलते 80,000, क्या 80,000 गाड़ी है, पेपर में तो यार 60, देखा पेपर में अपन देखते 55,000 लिखे रहता है, सही बात है कि नहीं, पेपर में 55, सचमुच उसका रेट 55,000, हम लोग देख रहे ऑनलाइन देखेंगे 55,000 लिखा रहेगा, लेकिन हमको बेवकूफ़ बना रही है, 80,000 गाड़ी खरीदी, 55 का है भैया, गाड़ी 55 का है, लेकिन जब उसको अपन खरीदते हैं तो उस पर रोड टैक्स, उसका इंश्योरेंस, उसका दुनिया भर का चार्जेस, ऐसे उसके एसेसरीज, वो सब मिला के कितना पड़ जाता है, वो अपन लोग को 80 पड़ जाता है, कुल मिला के एसेसरीज वगैरह दुनियादारी लगा के 80 पड़ जाता है। तो अपन क्या बोलते हैं, ऑन रोड हमको 80,000 पड़ा, समझे इसका मतलब सब कुछ खर्चा वर्चा मिला के। अपन जब भी स्थायी संपत्ति का नेचर ही होता है कि जितना भी उसमें स्टार्टिंग में खर्चा करते हो, जितना भी स्टार्टिंग पे खर्चा करोगे सबको जोड़ के बताते हो, समझ में आया। तो जब मशीन खरीदे होगे तो उसमें जो भी खर्चा किए होगे तो मशीन के क्रय मूल्य में खर्चों को भी क्या कर दिए होगे, जोड़ दिए होगे, समझ में आया। जैसे गाड़ी खरीदते हो उस पर इंश्योरेंस देते हो, जनरली अगर बीमा व्यय दोगे तो क्या एंट्री करते हो, आगमगत हो जाता है। जनरली अगर आप बीमा व्यय बोलते हो तो क्या होता है, आगमगत होता है। लेकिन उसी जगह मैं बोलूं गाड़ी के खरीदने पर बीमा चुकाया, अब बोलो पूंजीगत हो जाएगा, सीधा संपत्ति के नाम के साथ उसके साथ जुड़ जाएगा। नहीं आया समझ में, आ गया, समझ आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। अब मान लो मैं आपको बोलता हूं भवन क्रय किया, मान लो भवन क्रय किया, भवन आपने क्रय किया मान लो 1 लाख का, ठीक है। अब उसमें मान लो रजिस्ट्री शुल्क चुकाया तुमने, रजिस्ट्री शुल्क चुकाया, मान लीजिए रजिस्ट्री शुल्क 10,000 चुकाया, ठीक है। उस भवन का थोड़ा मरम्मत करा दिए, मरम्मत व्यय किया भवन पर, मान लो 20,000 रुपये उसके मरम्मत पर क्या कर दिए, व्यय कर दिए, ठीक। उस पर टाइल्स लगवा दिए, क्या लगा दिए, भवन पे टाइल्स लगा दिए, मान लो 30,000 रुपये का क्या लगा दिए, उस पर टाइल्स लगा दिए, ठीक है। उसको जब भवन खरीद रहे थे आप तो उसमें आपने ब्रोकर को क्या दिया, दलाल को क्या दिया, दलाली दिया, मान लो उसके दलाल को आपने 10,000 रुपये क्या दे दिया, दलाली दे दिया। अब बोलो क्या एंट्री बनेगा, सीधा आप क्या एंट्री करोगे, एक एंट्री करोगे भवन खाता विकलन। भवन खाता विकलन क्या करोगे, रोकड़ खाते से करे थे, और जिस समय खरीद रहे थे, मैंने क्या बोला, संपत्ति खरीदोगे और संपत्ति के खरीदने के समय में जितना भी व्यय करोगे सारे क्या है, पूंजीगत है। तो भवन खरीदा 1 लाख का, 10,000 रजिस्ट्री शुल्क चुकाया 1,10,000, 20,000 और चुकाया, कितना हुआ 1,30,000, फिर 30,000 जोड़ दो, 1,60,000, 1,70,000, यानी सीधा एंट्री में लिखोगे 1,70,000। नहीं आया समझ में, आया बात समझ में, यानी कि कोई संपत्ति का मूल्य निर्माण भी करोगे तो इसी कैटेगरी में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को, ठीक है, ओके। तो जल्दी से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखो समझ आया तुम लोगों को इस तरह से, ठीक है। तो आगमगत तो पूंजीगत में आप लोग देख लोगे। अब समझो कई बार क्या होता है, तुम लोग व्यय मैंने बोला कि भाई आय और लाभ में जो व्यय होगा, आय और लाभ में ऐसा कोई भी व्यय जो वृद्धि होगी या रेगुलर व्यय करते रहते उसको अपन आगमगत बोलते हैं। और अगर अपन क्या करेंगे, कभी कभार जो व्यय करेंगे दीर्घकालीन 2-4 साल 5 साल में, उसको अपन क्या बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे। यही बोलते कि नहीं बोलते। अब आप लोग क्या करते, बोलोगे अरे सर हम तो करोड़पति हैं, हम तो गाड़ी स्कूटी जो है हम 2 महीने में खरीदते, तो क्या हमारे लिए आगमगत व्यय हो गया? नहीं, यहाँ पर बात समय की नहीं है भाई। इंसान कोई भी अपने हिसाब से कैसे भी व्यय कर सकता है। अब हमने बोला मोबाइल है पूंजीगत व्यय है, तो आप बोलोगे सर ठीक है आपके लिए पूंजीगत होगा, आप 3-4 साल में एक बार खरीदते हो। कई ऐसे लोग भी है जो मोबाइल को हर 2-3 महीने में खरीद लेते हो, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो भाई ठीक है, वो अलग चीज है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाभ की। ऐसा कोई भी व्यय जिसको करने से, अब इसका बोलने का और एक तरीका है आगमगत व्यय के बारे में, ऐसा कोई भी व्यय जिसको करने से उसका लाभ आपको कुछ समय तक के लिए मिलेगा और फिर उसका लाभ पाना तो फिर दोबारा व्यय करना पड़ेगा। या पूंजीगत व्यय की बात करूं तो ऐसा कोई भी व्यय
जिसको करने से उसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलेगा, 2 4 3 साल 4 साल 5 साल तक का आपको लाभ मिलेगा, उसको अपन कहते हैं पूंजीगत। अब जैसे मान लीजिए आप गाड़ी खरीदते हो, तो गाड़ी खरीदे उसका लाभ आप कितने साल तक उठा पाओगे? 5 साल तक उसमें मजे लूट पाओगे उस गाड़ी से। घर बनाओगे, घर में रहने का सुख कितने दिन तक भोग पाओगे? 25 30 साल 40 साल तक भोग पाओगे उसमें रहने का, लंबा समय तक भोग रहे हो ना सुख, पूंजीगत वह है। उसी जगह आपके व्यापार में कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको वेतन देते हो, तो हर महीना वेतन देते हो, तो मान लो उसको वेतन दिए तो उसका लाभ कितने दिन तक उठा पाओगे? जब तक वेतन दिए, 1 महीने तक। फिर अगर उससे लाभ उठाना तो फिर क्या करोगे? फिर वेतन दोगे। सही बात है। हमको आप फीस देते हो, कैसा वह है? आगमगत वह है, मतलब अगर और लाभ उठाना तो भैया और फीस देना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं है? ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार फीस जमा कर दो उसका जिंदगी भर पढ़ते रहो, बढ़िया बस पढ़ ही रहे हैं जितने समय तक पढ़ना है। आई बात समझ में? तो ये पूंजीगत और आगमगत वह थोड़ा सा डिफाइन करना क्या करो आप लोग सीखिए। कल के क्लास में इससे रिलेटेड अपन बड़े बड़े क्वेश्चंस देखेंगे, तो हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तुम लोग को, तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक नोट कर लियो। चलो आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू।